हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और लास्ट वीडियो पे आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। थैंक यू सो मच। तो चलिए, देखो, कल लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। हमने अपना इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर शुरू किया था, जिसमें इंट्रोडक्शन टू चार्ज हमने पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। आई होप आप सबने रिवाइज किया है ना। मेथड ऑफ चार्जिंग को हमने डिस्कस किया था। तो ये था हमारा लास्ट क्लास का जो जो हमने पढ़ा था, है ना। आज हम सेकंड लेक्चर के साथ क्या पढ़ने वाले हैं, चार्जेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो कल का लेक्चर था हमारा, उसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे कूलम्स लॉ को। ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आपको मदद मिल रही है, तो चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने में, है ना। अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और आप क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं या अप्रोच आप दे सकते हैं, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन ना मल्टीपल वे से भी सोल्व हो सकता है। आपने अलग अप्रोच लगाई है, मैंने अलग अप्रोच लगाई है। अगर अलग अलग हो तो ज़्यादा बेटर है, आपको भी नया कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, पहला तो छोटा सा क्वेश्चन है, कैन यू चार्ज एन इंसुलेटर बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। क्या कंडक्शन से आप किसी इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हो बेटा? तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर क्या आएगा, नहीं। ठीक है। इंसुलेटर जो होते हैं कैन ओनली बी चार्ज बाय रबिंग, कैन ओनली बी चार्ज बाय फ्रिक्शन और रबिंग, है ना। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इंसुलेटर्स को चार्ज करते हैं। चलो, बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 27 ग्राम ऑफ H2O। ये आपका HCV का क्वेश्चन है, HC वर्मा, है ना। HC वर्मा बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो आपको ज़्यादा खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सारा का सारा कवर करा दिया जाएगा। चलो जी, 27 ग्राम H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब पहली बार में तो ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मोल कॉन्सेप्ट का है ना, केमिस्ट्री का है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि साइंस एक ही है, उसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड है। साथ में लेके चलो, मज़ा आएगा। तो वैसे ही चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब 27 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब देखो यार, मैंने एक लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था अगर हमें चार्ज पता है तो हम उसको एन ई करके निकाल सकते हैं, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या ये मैं अप्रोच बना सकता हूँ? से ये वाली अप्रोच हमारी यहाँ पे काम नहीं आएगी, है ना। ये वाली मेरी अप्रोच यहाँ पे काम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी सर? मेरे को 27 ग्राम पानी दिया हुआ है और उसमें पानी में कोई चार्ज तो पता ही नहीं मेरे को कितना है कितना नहीं है। और ये क्या है, उसका मास है। ये क्या है, उसका मास है। अब मास से मैं चार्ज कैसे पता करूं? ऐसा तो कोई रिलेशन हमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो, ये एक मॉलिक्यूल है H2O का। एक मॉलिक्यूल H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो मैं निकाल सकता हूँ, है ना। कैसे निकालेंगे सर? H11 होता है और O8 16 होता है। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन है कितने, यहाँ पे दो हैं, तो इसके कारण यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 10 इलेक्ट्रॉन्स आए। तो मुझे ये पता लगा कि वन मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। एक मोलिक्यूल जो है पानी का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मुझे पता चल जाए कि 27 ग्राम में कितने मोलिक्यूल्स हैं, इफ आई नो हाउ मैनी मोलिक्यूल्स, हाउ मैनी मोलिक्यूल्स आर देयर इन
27 ग्राम ऑफ water, then I can easily calculate, number of electrons. अगर मुझे ये पता चल जाए, है ना, तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। तो इसको कैसे निकालेंगे फिर? इसका हमारे पास मेथड क्या है? इसका हमारे पास मेथड है मोल कॉन्सेप्ट। इसका हमारे पास मेथड क्या है? मोल कॉन्सेप्ट, है ना, यही है। अब कैसे निकालेंगे? वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अगले पेज पे चलेंगे, तो अगले पेज पे चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब हमें कितना मास दिया है, ये क्या होता है? मास जो गिवन है। हमें कितना मास दिया हुआ है? 27 ग्राम। वाटर का मोलिकुलर मास क्या होता है? 18 ग्राम। तो यहाँ से हमारे पास कितना आया? 3/2 मोल्स, मतलब 1.5 मोल्स आ गए। अब 1.5 मोल्स तो आ गए, हमें तो मोलिक्यूल्स चाहिए थे, ये तो मोल्स आए हैं, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स, एक और फॉर्मूला है मेरे पास, इज इक्वल टू पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। अब ये पार्टिकल यहाँ पे हमारे लिए क्या हो सकते हैं? मोलिक्यूल। मोलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं ना, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। तो मोल्स कितने आए मेरे पास? 3/2। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, अब मैं पार्टिकल्स को क्या लिख रहा हूँ? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अपॉन Na। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने आ गए? 3/2 Na की वैल्यू हम लास्ट में जाके पुट कर देंगे। तो अब मुझे पता है 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन। एक मोलिक्यूल पानी में, पानी के एक मोलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। और मेरे पास कितने मोलिक्यूल्स हैं? 1.5 Na, या लिखो 3/2 Na मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैज़, अरे एक पे इतने हैं, एक पे 10 हैं, तो इतने में क्या होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दो ना, Na इंटू 10। तो 3/2 इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10, 5, और ये कितना हो जाएगा? 90। तो इसको हम 9 इंटू 10⁻25, सॉरी 24, 9 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमने रफली कैलकुलेट कर लिया और यही हमारा क्या है? आंसर। इसको राउंड ऑफ करके हम 9 पे ले आए। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा क्वेश्चन करने में। आपका HC वर्मा का क्वेश्चन था, है ना। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकालने थे और आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही पढ़ा था लास्ट क्लास में, इसलिए क्वेश्चन तो सारा का सारा केमिस्ट्री के बेसिस पे था। ऐसे साइंस हमारी क्या होती है? कनेक्ट होती हुई चलती है। चलो नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इस पे 1 कूलम का क्या दिया हुआ है? चार्ज दिया हुआ है। एंड गेन्स 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसने कहीं से इतने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं। क्या करें हैं भाई? गेन करा है। नेट चार्ज, अब नेट चार्ज पूछा है। देखो पहले तो इतना था, अब जब ये इतने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज भी आएगा, है ना, चार्ज भी आएगा। अब इतने इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज आया वो हम निकाल लें। Q इज इक्वल टू Ne। Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻18 इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये अगर हम हटाएं 10, 5, 2, दिस इज 8, 8 इंटू 10⁻⁻1 मीन्स 0.8 कूलम का चार्ज इस पे और आया है। देखो देखो ध्यान से, अब ये चार्ज होगा कैसा, नेगेटिव। सर आपने अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगा दिया, फॉर्मूले में तो कहीं लेके नहीं चले। मुझे क्या कह रहा है कि इसने गेन करे हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं तो उसके कारण कौन सा चार्ज आएगा, एक कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा। अब चार्ज की यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। पहले कितना था 1 कूलम का, अब कितना आ गया -0.8 कूलम का। तो इस पे नेट चार्ज कितना रह गया 0.2 कूलम का। ठीक है, इस पे नेट चार्ज कितना रह गया 0.2 कूलम का, इस पे चार्ज रह गया। क्लियर है, तो आई होप इजी था। बस थोड़ा सा ध्यान रखना था, अगर कोई यहाँ पे प्लस साइन ही लेके चलेगा उसका आंसर 1.8 आ जाएगा, तो जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले ही बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज तो था ही, और बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज ऐड हो रहा है। ठीक, कितना हो रहा था 0.8। नेचर कैसा था उसका, ये जो माइनस साइन है ये बता रहा है नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज दो तरह के होते हैं ना, अब इस पे नेचर बता रहा है। सर ये प्लस था, ये पॉजिटिव था, इतना नेगेटिव आ गया, तो ओवरऑल हमारे पास 0.2 कूलम का चार्ज इस पे बचा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करता करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स फॉल्स पर सेकंड ऑन ए न्यूट्रल स्फीयर। कोई न्यूट्रल स्फीयर है, ठीक है, कोई न्यूट्रल बॉडी है हमारे पास, और इस पे आप क्या कर रहे हो, 10⁻12 अल्फा पार्टिकल एक सेकंड में 10⁻12 अल्फा पार्टिकल इस पे फेंक रहे हो। अब इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, देखो सबसे पहले तो हम अल्फा पार्टिकल को ही समझ लेते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He हीलियम 2+ आयन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन का, है ना। 2+2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर। तो 10⁻12 अल्फा पार्टिकल जब आप इस पे फेंक रहे हो तो कितना चार्ज इस पे आएगा, +2e इंटू 10⁻12, है ना। एक सेकंड में, कितने सेकंड में, एक सेकंड में इतना चार्ज आप इस पे एक्यूमुलेट कर रहे हो। कैलकुलेट द टाइम इन विच द स्फीयर गेट्स चार्ज बाय 2 मिली कूलम। ये मिली कूलम है, 2 इंटू 10⁻³ कूलम इस पे जब चार्ज हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई इसको, अब हम देख लेते हैं एक सेकंड में इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है। एक सेकंड के में इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, इतना, समझ आया। हमें कितना करना है, 2 मिली कूलम का, तो कैसे करें, तो 2e इंटू 10⁻12 कूलम चार्ज जो आ रहा है इस पे, वो आ रहा है एक सेकंड में, है ना। वो कितने में आ रहा है, एक सेकंड में आ रहा है। तो एक कूलम का चार्ज कितने में आएगा, दिस। और हमें कितना करना है, 2 इंटू 10⁻³ कूलम का चार्ज करना है। तो ऐसे हो जाएगा ये 2 इंटू 10⁻12 इंटू 2 इंटू 10⁻³ क्लियर है। यहाँ से कैंसिल हुआ, 10⁻³ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻12। तो ओवरऑल हमारे पास कितना रहेगा, 19, 7 ऊपर जाएगा प्लस में 10⁻4 अपॉन 1.6, 10⁻4 अपॉन 1.6, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 100/16। ये कैलकुलेशन हम नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। बेसिकली समझ आया ना आपको,
कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें अब हमारे पास कितना रह गया, 10⁴/1.6, तो ये बन जाएगा आपका 100 इंटू 10⁻³ और ये इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 6.25 इंटू 10⁻³ या बोलो 6250 सेकेंड। इतने सेकंड में 2 मिली कूलम का चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से समझो कि भैया एक न्यूट्रल स्फीयर के ऊपर 10⁻12 अल्फा पार्टिकल आप फेंक रहे हो 1 सेकंड में। ठीक है, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में उसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, 10⁻12 अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है +2e का। ठीक है, तो 10⁻12 अल्फा पार्टिकल पे कितना होगा, +2e इंटू 10⁻12। अब इतना चार्ज, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे फ्रेम कर दूं कि 1 सेकंड में 2e इंटू 10⁻12 कूलम्ब का यहाँ पे चार्ज आप इसको दे रहे हो। तो हमसे यही तो पूछा था, 2 मिली कूलम्ब का चार्ज आने में कितना टाइम लग जाएगा। तो 6250 सेकंड का टाइम इसमें लग जाएगा। मिनट में निकालना है तो मिनट में निकाल देना भाई, जो भी आंसर दिया हो अगर ऑप्शन में है तो बाकी ये तो हमारा यूनिटरी मेथड है। ठीक है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 रुपए की 4 टॉफ़ी आएंगी तो 10 रुपए की कितनी टॉफ़ी आएंगी, बस वैसे ही तो किया। इतना चार्ज 1 सेकंड में इकट्ठा होता है, 1 कूलम का चार्ज इतने में हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻³ का चार्ज इतने सेकंड में हो जाएगा। ये तो मैंने पूरा डिटेल में आपको करके दिखा दिया। चलो अब हम चलते हैं हमारे कूलम स्लो के। अब कूलम स्लो हमें पढ़ना क्या है, कूलम स्लो हमें बताता क्या है। ठीक है, कूलम लो देखो आपको बताएगा फोर्सेस के बीच में इंटरेक्शन। हमने ये पढ़ा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल कर देगा सर। नेगेटिव नेगेटिव है, ये भी रिपेल कर देगा। पॉजिटिव नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब ये इसको पास लेके आएगा, इसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होएगी, है ना। इस केस में हो सकता है थोड़ी देर के बाद ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए, और इसमें ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए। किसी भी एक चार्ज को चला लेना, आप ये मत कहना कि सर आपने नेगेटिव कोई क्यों चलाया, पॉजिटिव कोई क्यों चलाया, किसी को भी चला सकते हो आप। ठीक है, हमने तो बात ये समझी है कि जब ये इनके बीच में इंटरेक्शन होएगी, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये एक दूसरे के पास तो आएंगे या दूर जाएंगे, मतलब इनकी पोजीशन चेंज होगी। क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी, बिल्कुल होगी सर। और बचपन से पढ़ते आए हो, पोजीशन चेंज करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, फोर्स। इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फोर्स की रिक्वायरमेंट की। मीन्स एक पॉजिटिव यहाँ पड़ा हुआ है, या नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पड़ा हुआ है, एक पॉजिटिव नेगेटिव अगर यहाँ पड़ा हुआ है, ये एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अरे भाई देखो, अब यहीं पे इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है। दो चार्जेस एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं और फिर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। आपको आपकी कॉपी या पेन की पोजीशन चेंज करनी है, आप उसके ऊपर फोर्स तो लगाओगे ना, है ना। पेन के केस में तो आप ये बोल दोगे फूक मार देंगे सर, फिर भी अरे आप अपने रजिस्टर को आपने पोजीशन चेंज करनी है। आप जो बुक पढ़ रहे हो, कोई भी आप फिजिक्स की बुक पढ़ रहे हो, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स लगाने के लिए आप क्या करोगे, कांटेक्ट तो करोगे ना, अपनी बुक को टच करोगे, अपनी नोटबुक को टच करोगे। और यहाँ पे देखो, बिना किसी कांटेक्ट के, क्या है, बिना किसी कांटेक्ट के यहाँ पे फोर्स लगा। अब ये फोर्स कितना है, ये हमें कौन बताएगा, कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ टेल्स अस अबाउट दिस फोर्स। कूलम्स लॉ टेल्स अस अबाउट दिस फोर्स। हमें इस फोर्स के बारे में ही कौन बताएगा, कूलम्स लॉ बताएगा। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि कूलम्स लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। अब ये क्या कहता है भाई, अगर दो फोर्सेस हैं, दो चार्जेस हैं, चाहे इक्वल हों चाहे अनइक्वल हों, इक्वल अनइक्वल होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे हिसाब से अब आप समझ चुके, है ना। चलो
दो चार्जेस के बीच की इंटरेक्शन, सबसे पहले मेरे साथ साथ इस चीज को याद करो कि दो चार्जेस के बीच की इंटरेक्शन अगर हमें कभी पता करनी है ना, दो चार्जेस आपस में कितना फोर्स लगा रहे हैं ये अगर हमें पता करना है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, कूलम्ब्स लॉ का सहारा लेंगे। ठीक है, चलो करें। ये था हमारे पास Q1 और ये है हमारे पास Q2, एक चार्ज है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया R। अब कूलम्ब्स लॉ, अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं लिया। अब ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। हाँ जी सर, इतनी बात मुझे क्लियर है। अब इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी मुझे कौन बताएगा, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या है कूलम्ब्स लॉ की, कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन force of interaction between any two point charges, force of interaction between any two point charges is directly proportional, is directly proportional to product of charges, directly proportional to product of charges, and inversely proportional, inversely proportional to square of distance between them, to square of distance between them। ये आप स्टेटमेंट लिख के आओगे बोर्ड्स में। इसने क्या कहा कि जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, और इन दोनों को जब हम क्लब करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। और फिर अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। ठीक, उस कांस्टेंट को अभी हम लिखते हैं, अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आपको याद भी रहे। कांस्टेंट क्या होगा, K। ये है हमारा कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है, ये है हमारा दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन। क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं हमारा कूलम्ब्स फोर्स। कितना होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये कैसा हो सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, अट्रैक्टिव किसके केस में होगा, अनलाइक चार्जेस के केस में। अट्रैक्टिव किसके केस में होगा, अनलाइक चार्जेस के केस में। रिपल्सिव किसके केस में होगा, लाइक चार्जेस के केस में। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, क्या लिखोगे सर, बच्चों की कंफ्यूजन। ठीक है, बिल्कुल, बच्चों की कंफ्यूजन क्या है, हमें चार्जेस साइन के साथ पुट करने हैं या नहीं। ठीक है, क्लियर है। कभी भी, मैं तुम्हें सीधा बता रहा हूं, कभी भी चार्जेस साइन के साथ पुट मत करो, साइन के साथ पुट
मत करो। क्यों सर, है ना, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? देखो, ये जो है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, ये आपको क्या देगा? वैल्यू, वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ फोर्स इसने दे दी। अब नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स कौन बताएगा? नेचर ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव? अब ये चीज तो आप देख के पता कर सकते हो यार, है ना, ये चीज तो आप कैसे पता कर सकते हो? देख के पता कर सकते हो। जैसे अभी एग्जांपल लेके समझाता हूँ। चेक बाय साइन ऑफ चार्जेस, दोनों पॉजिटिव हैं, रिपल्शन, दोनों नेगेटिव हैं, रिपल्शन, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वो अट्रैक्शन। नेचर आपको यहाँ से पता चल गया, वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से पता चल गई। कभी भी वैल्यू मत डालो, मतलब साइन मत डालो, ठीक है, कभी भी साइन मत डालो। अरे इतनी जल्दी थैंक यू नहीं करना है, अभी तो पढ़ाई किया है हमने। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लें। अब चलो देखो, सपोज करो हमने एक चार्ज ले लिया 1 कूलम और एक चार्ज ले लिया 3 कूलम का, और इनके बीच में हमने डिस्टेंस लिया आर। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स क्या रखें? अगर तुम वैल्यू रखो, अब देखो +1 कूलम मैंने साइन के साथ रखा है, +3 कूलम अपॉन आर स्क्वेयर, तो ये कितना आया? +3 k आर स्क्वेयर, है ना, ये चीज़ आई। अब इसको हम इन दोनों को क्या ले लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं। इसको भी नेगेटिव लिया, इसको भी नेगेटिव लिया। अब अगर मैं फोर्स निकालूं कि -1 कूलम -3 कूलम अपॉन आर स्क्वेयर, तो ये क्या आएगा? अगेन 3 k/r स्क्वेयर। और अगर मैं एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है, एक को मैंने नेगेटिव लिया, एक को मैंने क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया, कि -1 कूलम 3 कूलम अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू -3 k/r स्क्वेयर। अब यहाँ पे आपको क्या साफ साफ नहीं पता चल रहा कि ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सिमिलरली ये दोनों भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, है ना। और अब जब देखो रिपल्शन है तो उनका साइन क्या है? पॉजिटिव है। तो ये तो मैं आप वैल्यू क्या है इसकी? 3 k/r स्क्वेयर। फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे? 3 k/r स्क्वेयर। फोर्स यहाँ पे भी कितना लग रहा है? 3 k/r स्क्वेयर वैल्यू। और यहाँ पे भी ये कितना लग रहा है? 3 k/r स्क्वेयर। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि किधर लग रहा है। तो ये तो आप खुद भी बता सकते हो, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो उन पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, है ना, बता सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या था? अट्रैक्शन था। मतलब मैं यहाँ से भी आपको ये भी बोल सकता हूँ, आपको साइन के साथ रखनी है आप रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कंफ्यूजन अवॉइड करना। फोर्स अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मीन्स वो रिपल्शन है, वहाँ पे चार्जेस सिमिलर होंगे, लाइक चार्जेस होंगे जो रिपेल करेंगे। अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या शो करेगा? अट्रैक्शन। वो क्या शो करेगा बेटा? अट्रैक्शन। इतनी सी बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि साइन को छोड़ो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप वैल्यू निकालो। साइन तो आप खुद चेक कर लोगे, डायरेक्शन तो आप खुद चेक कर लोगे, पॉजिटिव की भी चेक कर सकते हो और नेगेटिव की भी चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। चलो, अब
हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। कूलम्ब्स लॉ जो है वो कैसे काम करता है, कूलम्ब्स लॉ की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। चलो इसको लिख ही लेते हैं ऐसे, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब्स फोर्स। अब देखो पहली चीज, तो कूलम्ब्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग पे ही एक्ट करेगा बेटा। ठीक है, ये इन चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग है, ये लाइन ज्वाइनिंग पे ही एक्ट करेगा, ये इस पे ही ऐसे लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये फोर्स ऐसे लग जाए। सॉरी, चलो पहले इसकी लाइन ज्वाइनिंग बना देते हैं, ये रही। मतलब दो चार्जेस के सेंटर से जो लाइन जा रही है, जो लाइन उन दोनों को जोड़ रही है, उसी के ऊपर ये लगेगा। ऐसे आप एंगल पे नहीं लगा सकते। दिस इज रॉन्ग। देखो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आपको पता होना चाहिए फोर्स लगता कैसे है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आपको पता होना चाहिए बेटा फोर्स लगता कैसे है। तो ये फोर्स सेंट्रल है, तो मतलब लाइन ज्वाइनिंग पे ही क्या करेगा, ये एक्ट करेगा। दूसरी चीज, अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, वो तो लिमिटेशन में लिख लेंगे। चलो एक हम बात करते हैं, कूलम्ब्स लॉ इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कूलम्ब्स लॉ इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब सर कंजर्वेटिव फोर्स से मतलब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स से मतलब है कि इसका जो वर्क डन निकालोगे, वर्क डन बाय दिस फोर्स is independent of path, is independent of path। पाथ पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा, पॉइंट पे डिपेंड करता है। चैप्टर 2 में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऐसे भी लिखी जाती है कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो। क्लोज पाथ में वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब ये कहाँ पे यूजफुल होगा आपके लिए, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है, कैन बी आस्क्ड इन असर्शन रीजनिंग। ये स्टेटमेंट आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन में मिल सकती है। ठीक है, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस में ये आपको मिल सकती है। और अगर हम बात करें इस फोर्स के बारे में, तो कूलम्स फोर्स जो होता है, इट इज ऑलवेज इन एक्शन रिएक्शन पेयर। ऑलवेज इन एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। एक्शन रिएक्शन पेयर में ये क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे को पता है कि भाई यहाँ पे एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये। ठीक है, अगर मैं इसको F12 बोल देता हूँ और ये F21 होगा, तो ये दोनों के दोनों बराबर ही तो हैं, दोनों की वैल्यू सेम ही तो है, लेकिन एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। तो यही तो था एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है,
यही तो था एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर एक को आप एक्शन बोल रहे हो तो दूसरा इसका क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। दोनों की वैल्यू सेम है। क्यों, डिस्टेंस सेम है, चार्जेस का प्रोडक्ट भी सेम ही रहेगा। ठीक है, चार्जेस का प्रोडक्ट भी क्या है, सेम ही तो रहेगा। चलो अब चलते हैं इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे हम अगली क्लास में क्वेश्चंस भी भर के करने वाले हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पे, मीडियम डिपेंडेंस। मीडियम डिपेंडेंस, आई होप आप सब नोट्स बना रहे हो, है ना। नोट्स आप बनाते चलना। अच्छा अच्छा, बीच में मेरे को एक चीज़ ध्यान आ गई, मैं आपका शेड्यूल बता देता हूँ। टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, नहीं थर्सडे एंड फ्राइडे, हाँ। थर्सडे और फ्राइडे, ये 4 दिन आपकी क्लासेस आएंगी एट 8 PM। ठीक है, ये आपका शेड्यूल रहने वाला है। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे 4 दिन आपकी क्लासेस आएंगी। ठीक है, संडे को हो सकता है क्वेश्चंस अपलोड हो जाएं, या थोड़ा सा आपको पढ़ने के बारे में बता दूं मैं, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, मतलब गाइडेंस के ऊपर कोई वीडियो मैं बना दूंगा, वो आप देख लेना। और ये आपके इन दिनों में आपके लेक्चर चलेंगे। ठीक है, सिलेबस चलेगा। 8 बजे शाम को आपकी लेक्चर आ जाएगी। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, है ना, ट्यूशन्स आप जा रहे होंगे, तो उन सब के बाद जब आप घर आ जाओ शाम को आराम से 8 बजे बैठ के, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे आप क्या करते होगे, डिनर करते होगे। 8 बजे लेक्चर देखो और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो। समझ तो यहाँ से बहुत अच्छे से आपको आ ही जाएगा, है ना। आपकी ट्यूशन से भी बेटर समझ आएगा, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। चलो, अब मीडियम डिपेंडेंस क्या है। दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम in which charges are kept। ठीक है, देखो हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 Q2 आर डिस्टेंस पे हैं। अगर हमने यहाँ पे एयर रखा हुआ है, एयर में है, और इन्हीं दो चार्जेस को उठा के अगर मैं वाटर में रख दूं, ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अगर हम ऐसा करते हैं, फोर्सेस फोर्स इज नॉट सेम, दोनों पे जो चार्ज पे फोर्स लगेगा वो बराबर नहीं होगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, क्यों नहीं होगा, रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, मीडियम इज़ डिफरेंट। पहले इस चीज़ को समझो, मीडियम इज़ डिफरेंट। अगर मैं मीडियम चेंज करता हूँ तो क्या फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, बिल्कुल होगी। क्या रीज़न है, देखो अब पहली चीज़ तो हमने रीज़न तो लिखा कि मीडियम डिफरेंट है, लेकिन मीडियम डिफरेंट होने से हो क्या रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस के की। ये हमारे पास के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मीडियम, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। कांस्टेंट तो है, लेकिन ये मीडियम के वैल्यू, मीडियम चेंज होगा। अगर एयर में है तो सेम रहेगी वैल्यू, चाहे आप कोई से भी चार्जेस ले लो। अगर आप वाटर में रखोगे तो अलग हो जाएगी, कैरोसिन में रखोगे अलग हो जाएगी। ठीक है,
इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे डिपेंड करती है। अब हम थोड़ा सा के बारे में जान लेते हैं। जो के है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई तो कांस्टेंट है। 4 पाई तो क्या है? कांस्टेंट है। अब मीन्स ये जो है एप्सिलॉन, इसी के कारण इसकी वैल्यू चेंज होती होगी, क्योंकि 1 भी क्या है? कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और हम कह रहे हैं कि के की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो के की वैल्यू चेंज तो फिर यही फैक्टर करेगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या आपके सिलेबस में इसको एयर बोल लो, या फिर स्पेस, एयर, या वैक्यूम, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, ऐसे लिखो। ठीक है। अब यहीं से ये क्या बताता है? अब हर एक मीडियम की अलग अलग होगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू जो रहेगी वो फिक्स है। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, इसको हम बोलते हैं क्या है? एप्सिलॉन है क्या? ये परमिटिविटी। डिफरेंट मीडियम की डिफरेंट होती है। डिफरेंट मीडियम की डिफरेंट होती है। इस चीज पे ध्यान दो सर। ठीक है। अगर मेरा मीडियम अगर मेरा मीडियम एयर है, या मैं बोलूँ वैक्यूम है, या मैं बोलूँ फ्री स्पेस है, तो मैं इसको एप्सिलॉन नोट लिख देता हूँ। अगर मेरा मीडियम वाटर है, तो मैं इसको ये डब्ल्यू लिखूँगा। और ध्यान रखना, ई नोट इज नॉट इक्वल टू ई डब्ल्यू। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन डब्ल्यू की वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू सेम नहीं है, तो के भी सेम नहीं होगा, और के सेम नहीं होगा तो फिर फोर्स कैसे सेम आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अगर ये मीडियम के साथ चेंज होगा, मीडियम के साथ चेंज होगा, तो फिर ये भी तो, दैट मीन्स फोर्स भी मीडियम के साथ चेंज होगा। फोर्स भी मीडियम के साथ चेंज होगा। ठीक है। क्लियर है? अब वैल्यू होती कितनी है? अब हमने ये तो पढ़ लिया कि के Q1 Q2/r² या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², है ना। अब के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आ जाएगी। यहीं से मैं एप्सिलॉन नोट की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। एप्सिलॉन नोट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये है फ्री स्पेस की, ये किसकी है? फ्री स्पेस की, जब आपके चार्जेस एयर में रखे हों, वैक्यूम में रखे हों। ठीक। अब ये करता क्या है ना, इसका मीनिंग क्या है? एप्सिलॉन नोट का, या एप्सिलॉन का अगर हम बोलें, ये है क्या? परमिटिविटी। ये परमिशन देता है, परमिट द मीडियम
टू obstruct the force between two charges। मतलब ये मीडियम को परमिशन देता है, ठीक है, मीडियम को परमिशन देता है, ये मीडियम की परमिशन है कि वो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को ऑब्स्ट्रक्ट करे, मतलब कम कर दे, ठीक है, क्लियर है कि ये मीडियम को परमिशन देता है। अब जैसे अगर हमने बात की थी ये एयर वाली है ना, और यहाँ पे हमने क्या लिया, वाटर, इसकी परमिशन अलग है, एयर की परमिशन और वाटर की परमिशन सेम नहीं है, ठीक है, इसीलिए इन दोनों के बीच का फोर्स क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नोट होगा, यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन डब्ल्यू होगा। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन डब्ल्यू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे मैं फोर्स लिखूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये फोर्स मेरा एयर में आया, ये फोर्स मेरा वाटर में आया, और ये दोनों अब ये भी सेम नहीं है, तो फिर फोर्सेस सेम कैसे हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ भी जब सेम नहीं है तो फिर फोर्सेस कैसे सेम रहेंगे भैया। तो एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ डब्ल्यू, वाटर के अंदर जो फोर्स आएगा और एयर के अंदर जो फोर्स आएगा वो सेम नहीं होगा। अब सर इसकी वैल्यू कितनी है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी तो वैल्यू मुझे पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। अब उसकी वैल्यू कितनी है, क्या हमें हर मीडियम का याद रखना पड़ेगा, नहीं, इसके लिए एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की गई जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी या आप इसको बोलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी के से लिखते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी को ई आर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, क्लियर है, आई होप होना तो चाहिए भाई, बढ़िया है, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है यार ये, और ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स में, बहुत क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा अगली क्लास में जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्या बताता है, देखो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सर ये फॉर्मूला तो कहीं पे देखा देखा सा लग रहा है, हाँ बिल्कुल, जैसे आपने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी हुई है यार, है ना, रिलेटिव डेंसिटी नहीं पढ़ी कि डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर के टर्म में निकाल देते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे परमिटिविटी जो निकालेंगे वो फ्री स्पेस के टर्म में निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ई आर इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से मेरे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ गई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसको और अच्छे तरीके से मैं लिखूं तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का टर्म ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट,
के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जैसे वाटर के केस में था, अगर हम दो चार्जेस वाटर में रख रहे हैं, वो क्या करेंगे, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे देंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 80 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 80 है। और अब आपने क्या करा, इनके बीच में चार्जेस को रख दिया। ऐसे ले लेते हैं भाई हम, पानी का कलर अलग बनाना था वो तो चलो हमने बनाया नहीं है, यहाँ पे शो कर देते हैं। ये क्या है, आपका वाटर है। तो अब फोर्स लिखो इसके बीच में, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ वाटर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। अब एप्सिलॉन नॉट ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, यहाँ पे मैं वाटर लिखूँ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका, वाटर का, और एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 1/k/(1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। फोर्स वाटर में उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 80, इस 80 टाइम्स कम हो गया है। 80 टाइम्स क्या हो गया, कम हो चुका है। ठीक है, इसको, एक घर जाने की बहुत जल्दी है, अगर इसको हम और अच्छे से करें, ठीक है, देखो ये एयर था और ये वाटर था, ठीक, एयर है और ये वाटर है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। तो मान लो यहाँ पे मैं एफ नोट की बात कर रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। और यहाँ फोर्स इन वाटर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ वाटर, ठीक है, परमिटिविटी किसकी आ जाएगी, वाटर की, अपॉन आर स्क्वेयर। अब परमिटिविटी ऑफ वाटर इक्वल टू के टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इससे रिप्लेस करो, 1/4 पाई के टाइम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। अब 1/k अलग से लिख लेते हैं, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। और ये चीज़ तो यही नहीं है, एफ नोट ही नहीं है। तो मीन्स मैं वाटर के अंदर जो फोर्स आया, एयर के अंदर जो फोर्स आया, उसका के टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मीन्स पानी का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने 80 लिया था, तो मीन्स पानी के अंदर जब वो दो चार्जेस जाएंगे, उनके अंदर का फोर्स 80 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, 80 टाइम्स कम हो जाएगा। क्लियर, ये यहाँ से था, एफ नॉट की वैल्यू यहाँ से मैंने पुट की है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा, जब दो फोर्सेस को ज कैसे लिखें इसको, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस reduces by k times when they are kept in medium of dielectric constant k।
के टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा और होमवर्क आपको देके जाता हूँ। यहीं से हम एक चीज पढ़ेंगे, वाई water is a good solvent, why water is a good solvent for polar molecules। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, पानी बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। अब इसको आप देख कहाँ पे सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स में। इस पे मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं, वहाँ पे जाके आप इसको समझ सकते हो, और कल मैं यहीं से अपनी क्लास स्टार्ट करूँ। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।